इतिहास की इस रोचक दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान फिरोज तुगलक, जिसके सिलसिले में अब तक हम 6 बार मिल चुके हैं और आज 7वीं बार मिल रहे हैं। पिछली 6 मुलाकातों में हमने देखा कि फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन करना चाहता था, जिसकी रुचि ज्यादा उत्पादन करने में थी, कृषि उत्पादन, जिसकी रुचि युद्धों में कम थी। वह युद्धों को पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ वह मुसलमानों के प्रति उदार था, खासतौर से सुन्नी मुसलमानों के प्रति। दूसरी तरफ वह हिंदुओं के प्रति कठोर था। यह उदारता भी उसकी एक सीमा से अधिक थी और यह कठोरता भी उसकी एक सीमा से अधिक थी। इस कठोरता ने फिरोज तुगलक को इतिहास में वह स्थान नहीं लेने दिया जिसका वह अधिकारी था, जिसका वह अधिकारी बन सकता था। मित्रों, फिरोज तुगलक को युद्धों में ज्यादा रुचि नहीं थी। इस कारण उसने सेना पर इस रूप में ध्यान नहीं दिया कि उसकी सेना अधिक क्षमतावान बने। यद्यपि उसने यह कोशिश की कि उसका सामान्य प्रशासन बढ़िया चले। उसने योग्य लोगों को ऊंचे ऊंचे पद भी दिए। तारीखे मुबारक शाही में याह्या बिन सरहिंदी पूरा विवरण देता है, नाम सहित विवरण देता है कि इन लोगों को ये उपाधियां दी गई और इन लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। लेकिन जो सल्तनत का दौर था, उस दौर में कोई सुल्तान सैन्य अभियानों से दूर रहना चाहे तो उसे एक अच्छा सुल्तान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जब सैन्य अभियानों से दूर रहना चाहेगा तो अपनी सेना पर भी ध्यान नहीं देगा, और यदि सेना पर ध्यान नहीं देगा तो सेना कमजोर हो जाएगी और यह कमजोर सेना उस सुल्तान के उत्तराधिकारियों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। फिरोज तुगलक के मामले में यही हुआ। उसने एक तरह से सेना का नाश कर दिया। उसका जो नायब वारिस मलिक राजी था, उसने बहुत कोशिश की कि सेना को अच्छा रूप दिया जाए, व्यवस्थित रूप से उसको रखा जाए। लेकिन फिरोज तुगलक के कारनामों ने, उसके फैसलों ने सेना को बर्बाद कर दिया। फिरोज तुगलक ने सेना पर ध्यान कम दिया। इसके कारण उसकी सेना पंगु हो गई। स्थायी सेना जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ करती थी, एक अच्छी स्थायी सेना रखता था वह। फिरोज तुगलक ने स्थायी सेना का वह कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। उसका सैनिक संगठन सामंत प्रथा पर आधारित था। अधिकांश सैनिकों को जागीरों के रूप में वेतन मिलता था और जो अस्थायी सैनिक थे, मैंने कहा ना कि स्थायी सेना का तो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि स्थायी सेना में ज्यादा लोग नहीं थे, बढ़ाता नहीं था वह।
अपनी स्थायी सेना में सैनिकों की संख्या को। तो जो अस्थायी सैनिक थे, जिनको गैर वजह सैनिक कहा जाता था, उनको राजकोष से वेतन दिया जाता था, और जिनको वेतन नहीं दिया जाता था या जिनको जमीन भी नहीं दी जाती थी, उनके लिए व्यवस्था यह थी कि वह उस क्षेत्र या मतलब क्षेत्र विशेष का जो भूमि कर है उसमें से एक हिस्सा ले लेंगे। तो साम्राज्य को विभिन्न भागों और उपभागों में बांट दिया गया, और ये बंटवारा इसलिए किया गया कि सैनिकों को या तो जमीन मिल जाए, या उनको वेतन मिल जाए, या उनको राजस्व में से हिस्सा मिल जाए। ये जो जागीर देने की प्रथा पुनः प्रारंभ की थी फिरोज तुगलक ने, यह अच्छी साबित नहीं हुई सल्तनत के लिए। उसने यह व्यवस्था शुरू तो इसलिए की थी कि वह अपने सरदारों को, अपने अमीरों को, उलेमा वर्ग को राजी रख सके। यह काम तो वह कर पाया, लेकिन इससे सेना का कोई भला नहीं हुआ। यानी बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक सेना को गतिशील बनाने का जो काम हुआ था, या सेना को गतिशील बनाए रखने का जो काम हुआ था, उस काम को जागीर देने का आदेश देकर फिरोज तुगलक ने एक साथ खत्म कर दिया, और ये अच्छा नहीं हुआ सल्तनत के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब रही बात ये कि तो इससे फिर नुकसानात कौन कौन से हुए। नुकसानात ये हुए खास तौर से, जैसा कि आपको उस दौर के इतिहासकारों के विवरण से भी पता चल जाएगा, कि सैनिक एकदम बेकार हो गए। यहां तक कि सैनिक अपना घोड़ा भी प्रस्तुत नहीं करते थे, और जब यह बात फिरोज तुगलक तक जाती थी तो वह 2 महीने की अवधि बढ़ा देता था। फिर उसके बाद खबर आती कि इतने सैनिकों ने अपना घोड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह फिर उसकी अवधि बढ़ा देता। यानी वह नाराज करना नहीं चाहता था सैनिकों को, जिसके बदले में भले ही सेना कमजोर होती रहे, यह ध्यान रखने की बात है। सैनिकों को अनुशासन तोड़ने का कोई भय ही नहीं रहा। और देखिए सेना में उसने किस तरह से वर्षानुगत व्यवस्था लागू की है। यदि कोई सैनिक कर्मचारी मर जाता था तो उसकी जीविका, यानी उसके ग्राम या उसकी भूमि उसके पुत्र को दे दी जाती थी। सुल्तान ने कहा कि उसके बेटे को दे दी जाए, और यदि बेटा न हो तो दामाद को दे दी जाए, और दामाद न हो तो उसके दास को दे दी जाए, और यदि दास भी न हो तो उसकी औरतों को दे दी जाए। तो इस तरह की व्यवस्था उसने बनाई। इसमें वह संभावना खत्म हो गई पूरी तरह से कि सेना चुस्त रहेगी, सक्रिय रहेगी, काम करेगी। जबकि सेना को तो चुस्त बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए सैनिक अभ्यास होता है। उसके समय में यह अभ्यास बहुत कम हो गया था। इसके अलावा उसने बूढ़े लोगों को सेना से निकालने के लिए मना कर दिया। भाई फौज में, सेना में एक आयु के बाद में आदमी नहीं रह सकता, नहीं लड़ सकता, तो बूढ़े लोग निकाल दिए जाते थे। और 1363 के बाद तो वह युद्ध कर ही नहीं रहा है वैसे। तो बूढ़े लोग, बूढ़े सैनिक इकट्ठे होकर गए फिरोज तुगलक के पास। उनका प्रतिनिधिमंडल गया, जाकर कहा कि भाई हमें आप निकाल देते हो बुढ़ापे में, तो हमारा सहारा क्या है, हमारा गुजारा कैसे होगा। पूरे जीवन हमने राज्य की सेवा की है, और अब
अंतिम दिनों में हमें तो निकाल दिया जाता है। तो फिरोज तुगलक ने कहा कि ठीक है, आपको नहीं निकाला जाएगा। उसने एक आदेश निकाल दिया कि बूढ़े लोगों को फौज से नहीं निकाला जाए। अब फिर लड़ेगा कौन? तो यह व्यवस्था दी गई कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वह अपनी जगह किसी दूसरे को भेज देगा तो वह लड़ लेगा। बेटे को भेज दे, दामाद को भेज दे, दास को भेज दे, किसी को भी भेजेगा वह, तो वह उसकी जगह रह जाएगा। अब आप बताइए कि एवज में आया हुआ आदमी जो प्रशिक्षित है ही नहीं, वह क्या लड़ेगा? तो ये व्यवस्था ठीक नहीं हुई। ये जो वंशानुगत स्वरूप दिया उसने लोगों की सैनिक सेवा को, इसका सल्तनत को बहुत नुकसान हुआ, यह ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा जो वास्तविक शक्ति होती है फौज की, जो कि उसका सैनिक होता है, उस वास्तविक शक्ति का वंशानुगत हो जाना तो खराब है ही है, लेकिन वंशानुगत होने के साथ साथ वह शक्ति कमजोर पड़ गई ना। अचानक कहीं युद्ध का बुलावा आ गया तो वे लड़ने के योग्य ही नहीं मिलेंगे। लेकिन मूल बात तो यह है ना कि उसने युद्ध करने ही छोड़ दिए थे, रुचि नहीं थी उसकी युद्धों में। और दूसरी बात यह कि एक अव्यवस्था पैदा हुई समाज में। बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह किसी को भेज रहा है तो जागीर तो मिली हुई है बूढ़े को, कमाई हो रही है उसके, अब उसमें से वह कितना हिस्सा अपने एवज में जाने वाले आदमी को दे रहा है, ये देखने की बात है। तो फिर वो जो जवान लोग जो एवज में काम करने जाते थे फौज में, वे सोचते थे कि ये बूढ़ा कब मरे और कब हमारी इसकी जगह पक्की नौकरी लगे। तो यह एक संकट आ गया। अच्छा, फिरोज तुगलक कोई खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं करता था कि उन बूढ़ों को तो पेंशन दे दे और जो जवान भर्ती है उनको पूरा वेतन दे दे, यह भी नहीं कर रहा था वह। तो इससे फौज कमजोर होगी, कहने का मतलब यही है। यदि कोई सैनिक युद्ध के मैदान से, मतलब ऐसा नहीं है कि युद्ध बिल्कुल ही नहीं होते थे, उसने कोई घोषणाएं कर दी थी, ऐसा नहीं है, युद्ध चलते ही रहते थे, लेकिन युद्ध जिस अर्थ में एक सुल्तान को करने चाहिए वह बात नहीं थी। अब लड़ाई के मैदान से सैनिक भाग गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उसको धमका के सुल्तान डांट डपट के वापस रख लेता था, दूसरी बार भाग गया तो दूसरी बार रख लेता था। तो यह चीज ठीक नहीं है। अब घोड़ा तो प्रस्तुत करना ही होगा ना फौज में, कि आप जब जरूरत पड़े तो फिर आप कौन सा घोड़ा लेके जाएंगे? तो लोग घोड़े पेश नहीं करते थे। अब रजिस्टर में लिखना होता था कि घोड़ा पेश किया, तो वे लोग रिश्वत खा जाते थे। अफीफ ने एक उदाहरण ऐसा दिया है, वह उदाहरण पूरी सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक कलंक के रूप में देखा जाना चाहिए। वह कहता है, वह तारीख फिरोज शाही में लिखता है अपनी किताब में, उसका जो चौथा भाग है उसके अध्याय 7 में लिखता है वह यह बात। वह कहता है कि एक बार सुल्तान कहीं जा रहा था तो उसके रास्ते में उसको एक सैनिक मिला। सुल्तान ने पूछा कि भाई तू दुखी क्यों है? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, कल दीवाने अर्ज में रजिस्टर बंद हो जाएंगे और मैं अपना घोड़ा नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास घोड़ा नहीं है। तो बोले कि फिर तेरा काम कैसे हो? बोले काम कैसे होगा, मेरे पास तो खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सुल्तान ने पूछा कि भाई कैसे काम चले? तो बोले एक यदि मुझे सोने का टंका मिल जाए तो मैं उन कर्मचारियों को देके और मैं ये लिखवा सकता हूं कि मेरे पास घोड़ा है। सुल्तान के साथ की बात है ये, और इतिहासकार अफीफ लिख रहा है, जिसे हम अनेक बातों में प्रामाणिक मानते हैं। तो सुल्तान ने उसको एक टंका दे दिया, वह टंका ले गया, उसने रिश्वत दी और ये लिख लिया गया कि उसके पास घोड़ा है, उसका घोड़ा चेक किया गया। वापस आते समय वो मिला, सैनिक सामने तैयार मिला। सुल्तान ने पूछा तेरा काम हो गया? बोले भाई
संसार के स्वामी की कृपा से और इस गुलाम का काम हो गया। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि इस तरह की व्यवस्था में और किस तरह से कोई सेना आगे चल सकती है। यह सेना आगे चली नहीं और इसका नुकसान बहुत हुआ। तो ये थी फिरोज तुगलक की सैन्य व्यवस्था की बातें। इसे आप फिरोज तुगलक के सुधारों में नहीं रख सकते। फिरोज तुगलक ने तो इनको सुधारी माना होगा कि उसने लोगों को आराम दिया, लेकिन एक शासन की सेहत के लिए ये सुधार अच्छे सिद्ध नहीं होते, नहीं हो सकते और नहीं हुए। तो हम जब अगली बार मिलेंगे तो फिरोज तुगलक के संबंध में कुछ और बातें करेंगे। तब तक आप अपने इस साथी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।